जो लीडरशिप है ये असल में बेसिक आपका समझ लें मैनेजमेंट और लीडरशिप तो सेम बेसिक चैप्टर है आप लोगों का, जिसके अंदर हम लोगों का मोटिव ही असल में इस कोर्स को पढ़ने का या मैनेजमेंट के कोर्सेज को पढ़ने का मोटिव ही हम लोगों का लीडरशिप स्किल्स आप लोगों के अंदर डेवलप करना है। हम जो लोग ये लीडरशिप स्किल्स हैं लर्निंग आउटकम्स की तरफ चलते हैं। लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो है हु आर द लीडर्स एंड व्हाट इज लीडरशिप। लीडर्स कौन है असल में, और ये सब आप ही हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं कि जो जो फॉलो करना पसंद करते हैं। ठीक है, फॉलो करना एक अच्छी बात है, लेकिन जो लीडरशिप है वो दूसरे लोगों को फॉलो करवाती है अक्सर। और सब लोग उनकी तरफ खुद ब खुद उस चीज़ को देख के उनकी तरफ उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया होगा, उसमें कोई एक बच्चा बहुत एक्टिव होगा और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा, सबको मिलाने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसके अंदर और लीडरशिप स्किल्स पहले से ही हैं। ठीक है, और यानी कि लीडरशिप की जो स्किल है, अगर कहीं पे उसको लीड करना पड़ता है तो वो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और कहीं पे उसको फॉलो करना पड़ा तो वो वहां पर भी वो बड़ा एक्टिवली फॉलो कर रहा है। यानी कि ये एक स्किल है जिसको आपने अपने अंदर भी आइडेंटिफाई करना है। और ओवरऑल जो अपना इर्द गिर्द देखते हैं लोग, उनको भी आइडेंटिफाई करना है कि हु हैव मोर लीडरशिप क्वालिटीज एंड अदर्स। सो डिफाइन लीडर्स एंड लीडरशिप, इसका इस चैप्टर का हमारा एक लर्निंग आउटकम है। एंड देन एक्सप्लेन व्हाई मैनेजर्स शुड बी लीडर्स, कि मैनेजर्स जो हैं उन और मैनेजर्स और लीडर्स में क्या फ़र्क होता है। और मैनेजर्स और लीडर्स, यानी कि मैनेजर्स जो हैं वो असल में फॉलो भी कर रहे होते हैं, जबकि लीडर्स जो हैं वो फॉलोअर्स नहीं होते, बल्कि वो डायरेक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन दूसरे लोगों को फॉलो करवा रहे होते हैं। अच्छा जी, ये है जी अर्ली लीडरशिप थेरीज में डिस्कस व्हाट रिसर्च हैज शोन अबाउट लीडरशिप ट्रेट्स। लीडरशिप ट्रेट्स के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देन कंट्रास्ट द फाइंडिंग्स ऑफ द फोर बिहेवियरल leadership theories, and then explain the dual nature of leaders behavior, and then contingency theories में लेटेस्ट theories हैं। फाइडलर मॉडल है ये, हम लोग इसमें चलें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इज ए कॉन्टिजेंसी मॉडल कंट्रास्ट सिचुएशनल लीडरशिप में, situational leadership and the leader participation model, and then discuss how path goal theory explains leadership, and then contemporary views on leadership, differentiate between the transactional and transformational leadership, and charismatic and visionary leadership contemporary में। एंड जो कॉन्टिजेंसी बेस्ड है वो एक सिचुएशन बेस्ड है, और कॉन्टेम्परेरी जो है वो लेटेस्ट है। कि लेटेस्ट व्यूज ऑन लीडरशिप क्या है, डिस्कस व्हाट टीम लीडरशिप इन्वॉल्व्स, और लीडरशिप इश्यूज इन 20th सेंचुरी, इश्यूज क्या क्या हैं हमें, फाइव सोर्सेज ऑफ लीडर्स पावर, डिस्कस द इशू टुडेज लीडर्स फेस, एंड एक्सप्लेन व्हाई लीडरशिप इज समथिंग समटाइम्स इररिलेवेंट। तो अब हम लोग इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, लीडर्स एंड लीडरशिप। लीडर लीडर होता कौन है, हु कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरे लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, असरअंदाज कर सकता है। एंड हु हैज मैनेजरियल अथॉरिटी, यानी कि आप उसके पास मैनेजरियल अथॉरिटी नहीं होगी, या फिर आप वो किसी कोई उसकी बात सुनेगा भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमें अथॉरिटी पे जाना है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक लीडर को देखते हैं, उसके पास अथॉरिटी होती है किसी न किसी फॉर्म में। अथॉरिटी किस फॉर्म में, कि वो उनको सजा दे सकता है, सपोज उनकी वैल्यूएशन कर सकता है। ठीक है, आपका बॉस है वो आपकी इवैल्यूएशन कर सकता है, आपको बता सकता है कि क्या आपने गलत किया, क्या आपने ठीक नहीं किया। ठीक है, और अथॉरिटी है उसके पास, ज़रा अगर वो इस बात पे आपको इस बात पे समझाना चाह रहे हैं कि आपने कुछ काम गलत किया, तो उसके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी है। फिर दूसरा आपकी वो चेक एंड बैलेंस रख सकता है कि चेक एंड बैलेंस में कि आप कितने टाइम पे घर ऑफिस में आए, आपने कितना काम की परफॉर्मेंस दी, और आप कितने वैल्यूएबल हैं फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। आपके अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट करवाया और बुरे पॉइंट्स को भी हाईलाइट करवाया, ये उसके पास एक पावर है, अथॉरिटी है जो इसके अंदर वो आपके बारे में जजमेंट पास कर सकता है। तो ये उसकी अथॉरिटी है जो कि एक लीडर को डिफाइन कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और दूसरी बात कि दूसरे लोग जो हैं उसकी जजमेंट्स की वजह से और उसकी सारी चीज़ों की वजह से वो उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ऐसा ऐसा पर्सन जो कि दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जिसके पास अथॉरिटी होती है लीडरशिप की, वो एक लीडर है। और जो लीडरशिप है उसकी डेफिनेशन में व्हाट लीडर्स डू
लीडर्स करते क्या हैं, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ए ग्रुप टू अचीव गोल्स। अब ये हम लोगों ने लीडरशिप असल में क्या चीज़ है, लीडरशिप में प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग यानी कि हम लोगों ने किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, प्रोसेस क्या होना चाहिए। अब आपने उसको डाँट के करना है या आपने उनके साथ दोस्ती करके करना है या आपने उनके साथ कोई और वेज़ इस्तेमाल करने हैं कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आपके पास अथॉरिटी भी है, लेकिन आप लोगों को किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहेवियर जो है वो असल में वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस किस्म की है। बिहेवियर्स को मैनेज करना कोई इतना आसान काम नहीं है, सिर्फ़ हम लोग पढ़ना उसको आसान है, लेकिन मैनेज करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। हर बंदा एक जैसा नहीं होता और हर बंदा की हर एक की जो अपनी ग्रूमिंग अपनी एक अलग एनवायरनमेंट से आया हुआ होता है सबसे पहले, कि उसके घर में किस तरह से उसकी केयर की गई है और उसके अंदर क्या चीज़ें डेवलप करने की कोशिश की गई है, उसके पेरेंट्स ने उसकी किस तरह से नर्चरिंग की है, यानी उसकी किस तरह से अ, उसकी परवरिश हुई है। उसके अंदर कितनी हद तक डर पाया जाता है, उसके अंदर कितनी हद तक कॉन्फिडेंस है, ये सारे जो हैं वो बहुत इनिशियल लेवल पे उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको चीज़ें मिल जाती हैं। तो आइडियली सबसे पहले बात की जो थर्ड पॉइंट इसका है, वो आइडियली तो हर हर मैनेजर को लीडर भी होना चाहिए। जैसे आप लोग मिसेस 45 की क्लास है, सारी आके यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। तो असल में सबका 45 के 45 ही का मोटिव हम लोगों का यही है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों और आपको हम लोग मैनेजर्स की बजाय लीडर्स बना दें। ठीक है? अब लीडरशिप के लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आपके अंदर वो चीज़ें आपको आप जानते हो कि तभी आप लोग लीड कर सकेंगे ना कि आपकी अपनी स्किल्स क्या-क्या है। बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं कि हम लोगों को खुद भी पता नहीं होता। सिर्फ़ उनके ऊपर प्रैक्टिस करने से तो वो आपकी एनहांस हो जाती है और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपनी सपोज़ आप नहीं जानते कि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आप एक थोड़ा-सा राइट अप करना शुरू करें। ठीक है? थोड़ा-सा लिखना शुरू करें, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि आप इस काम के लिए फिट भी हैं या नहीं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप अपनी उसके उसको प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो आपके अंदर आ नहीं सकती, ठीक है? अब जैसे कुछ बच्चों में या कुछ लोगों में म्यूज़िक की स्किल्स होती हैं कि वो या म्यूज़िक को या माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। तो उन वो म्यूज़िक की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? वो एक इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलना और इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना वो उनकी तरफ ज़्यादा उनका तवज्जो हो जाती है। कुछ स्किल्स ऐसी हैं न सपोज़ कि जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं मैनेजरियल लेवल पे उनके अंदर आपकी जजमेंट्स की स्किल्स हैं, जजमेंटल स्किल्स हैं, कि आप क्रिटिकल एनालिसिस कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? ये एनालिसिस करने की भी ज़ाहिर है कि ये भी एक स्किल लेवल का काम है। हर एक की हर एक के ऊपर हर एक ही के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो क्रिटिकल एनालिसिस कर सके, लोगों के बारे में अपनी ओपिनियन जनरेट कर सके या किसी काम के बारे में ओपिनियन जनरेट कर सके। ओपिनियन इंसान उसी वक़्त जनरेट करता है जब उसको किसी एक स्टैंडर्ड का पता है। अब एक स्टैंडर्ड के साथ आपकी चीज़ें मैच नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं शॉर्टकमिंग्स हैं। तो अब आपके यानी कि ओपिनियन आपने जनरेट इस तरह से करनी है या जजमेंट्स अपनी पास इस तरह से करनी है कि अगर ये चीज़ गलत हो रही है, तो इसके पीछे इसकी असल चीज़ कैसे होनी चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड क्या है कि आपको स्टैंडर्ड का पता होगा तो तब आप दूसरों के ऊपर एनालिसिस कर सकेंगे। जो प्रैक्टिसिंग है, तो वो चीज़ इतनी ठीक नहीं है बल्कि जो कि एक आपकी जो आपका स्टैंडर्ड है उसके साथ मैच नहीं हो रहा, वो एक अच्छी इन दोनों का जो असल में स्टैंडर्ड के साथ आपका जो एक्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी जजमेंट्स और ओपिनियन जनरेट करवाता है और वो आपका एनालिसिस लेवल का काम है, कि आप एनालिसिस कर सकते हो, किसी भी एक काम को या एक जॉब को या एक चीज़ों को और ये एनालिसिस लेवल की भी स्किल्स है। अब ऑल्दो ग्रुप्स में हैव इनफॉर्मल लीडर्स हू एमर्ज अगर आपके भी ग्रुप हैं इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं जिस तरह से अब मैंने कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए अब मैंने आप लोगों के ग्रुप्स बनाए हैं या आप लोगों ने मुझे खुद ग्रुप्स दिए हैं उसमें आप लोगों ने खुद से इनफॉर्मल लीडर्स बता दिए अपने कि ये हमारे ग्रुप को लीड कर रहा है ये इनफॉर्मल लीडर है
अब वो जो हम लोगों ने इसकी लीडर की डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं, वो ये है कि वो उसके पास अथॉरिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आप जब भी कहीं पे ग्रुप वर्क में काम करते हैं या कहीं पे भी टीम में काम करते हैं, तो कहीं न वहाँ पर आपके पास लीडर्स इमर्ज हो जाते हैं, कहीं न कहीं से। और वो लीडर्स इमर्ज होते हैं, दोज़ हू आर नॉट द लीडर्स वी आर स्टडीइंग। एंड और उनका भी पता चल जाता है कि जो लीडर्स नहीं हैं और जिनका फ़ोकस उनका स्टडी नहीं है या फ़ोकस उनका इन चीज़ों को डेवलप करना नहीं है उनके अपने अंदर। तो ये भी उन लोगों का पता चल जाता है जब आप ग्रुप वर्क करते हो। यानी कि आपका फ़ोकस स्टडी की तरफ नहीं है, आपका फ़ोकस कहीं और है। आपका फ़ोकस हो सकता है कोई और सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा हो। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप किसी एक टीचर से बहुत इंस्पायर हैं, आप उसके सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं। और आप उससे रिलेटेड जितनी भी आपका मटेरियल है, तो आप उसको कोशिश कर देंगे मैक्सिमम तरीके के साथ उसको कर सकें। तो ये अब सारी ऑल्दो ग्रुप्स में हैव इनफॉर्मल लीडर्स हू इमर्ज दोज़ आर नॉट द लीडर्स वी आर स्टडीइंग। अच्छा जी, अब यहाँ पर लीडरशिप रिसर्च है ट्राई टू आंसर व्हाट इज़ एन इफेक्टिव लीडर। अब कि इफेक्टिव लीडर क्या होता है, ये असल में हम लोग इस चैप्टर के अंदर भी इस चीज़ को स्टडी करेंगे। अर्ली लीडरशिप थ्योरीज की तरफ के थ्रू हम लोग इसको जब हम देखते हैं, तो इसके अंदर ट्रेड थ्योरीज आती हैं। ट्रेड होते हैं कि अभी जैसे 1920 से 30 तक की जो थी वो ट्रेड थ्योरीज, उनके ऊपर ट्रेड्स के ऊपर काम किया जाता था। अब रिसर्च फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएटेड लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स वाज अनसक्सेसफुल। अब वो कहते हैं ट्रेड्स हैं, जिस तरह से अब आपने अक्सर देखा होगा जो palmist होते हैं, वो वो सबके हाथ देखते हैं, ठीक है? और हाथ देखते हैं और उसके अंदर वो इवैल्यूएट कर देते हैं कि ये एक लीडर का हाथ है या एक ये मैनेजर का हाथ है या एक फॉलोअर का हाथ है। ठीक है, तो ये ट्रेड्स हैं। अब बहुत सारी स्टडीज़ इस बात में भी होती हैं कि जिनकी हाइट लंबी होती है, 6 फीट की जिनकी हाइट होती है या 6 फीट अबव होते हैं, वो बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। वो लोगों को रूल करते हैं। ये ट्रेड्स हैं, ये पर्सनल ट्रेड्स हैं, जो उनके फिज़िकल ट्रेड्स के ऊपर बेस्ड हैं। अब कुछ लोगों को वोकल क्वालिटी के ऊपर उनकी होती है कि जो थोड़ा-सा जिनकी वोकल जो है एक ख़ास तरह का है उसका, तो जिनकी एक वो वोकल की ख़ास एक फ्रीक्वेंसी है और वो एक लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं। यानी कि ज़्यादातर लीडर्स को जब स्टडी किया गया, तो उन्होंने देखा कि जो लीडर्स होते हैं वो 6 फीट अबव होते हैं, ठीक है? ज़्यादातर और यानी कि छोटी हाइट के नहीं होते। और फिर हाथ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर उनके बोलने के स्टाइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर लोगों के साथ सोशलाइज़ करने की उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो सबके साथ घुल-मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये उनके ट्रेट्स हैं असल में, कि जो उनको हम लोग उनको डिफाइन कर रहे हैं थ्रू ट्रेट्स, उनकी जो खास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके थ्रू हम लोग एक लीडर को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये 1920 से 30 तक ये प्रिवेल करती रही कि वो लोग इसी तरह से समझते रहे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर वो लीडर्स होते हैं। जो यानी कि डाँटना अच्छी तरह से जानते हैं या उनकी उनकी वॉइस ज़रा पावरफुल होती है, वो लीडर्स होते हैं। या जिनकी हाइट लंबी होती है, वो लीडर्स होते हैं। या जिनके पास थोड़ी-सी पावर होती है, वो लीडर होते हैं, ठीक है? तो ये ट्रेड थियरीज़ हैं जो कि हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने हाइलाइट करती हैं। देन लेटर रिसर्च ऑन द लीडरशिप प्रोसेस आइडेंटिफाई 7 ट्रेड्स एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल लीडरशिप। अब वो उसने सबसे पहले जो सब ट्रेड्स की बात जो वो कर रहा है, ट्रेड थियरीज़ हम लोग असल में बात कर रहे हैं। वो कहता है कि ड्राइव होती है उनके अंदर सबसे पहले, कि कोई भी काम करने की ड्राइव उनके अंदर खुद ब खुद इमर्ज होती है। वो किसी न किसी चीज़ की तरफ फ़ोकस्ड होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कुछ लोगों को म्यूज़िक का शौक होता है। अब अगर आपके अंदर ड्राइव नहीं होगी उस चीज़ को सीखने की, कहीं से भी, तो आप लोग उसकी तरफ नहीं जाएँगे। ठीक है? अब आपके पास कुछ राइटिंग की स्किल्स है कुछ बच्चों के पास, अगर आपकी ड्राइव नहीं होगी, आपकी इंटरनल आपको नहीं वो कहेगा कि आप कुछ लिखें बैठ के या आप पोएट्री करें या कुछ एसेज़ लिखें या कुछ इस तरह से राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो जब तक ड्राइव नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी नया नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। द डिज़ायर टू लीड होगी एक लीडर के अंदर। वो लीड करना जानता होगा, लोगों को उसका दिल करेगा मैं जल्दी-जल्दी से डायरेक्शंस दूँ और उनको बताऊँ कि ये काम इस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो डिज़ायर टू लीड होगी उसके अंदर, देन ऑनेस्टी होगी, वो ऑनेस्ट होगा, दयानतदार होगा, वो डिसऑनेस्ट नहीं होगा, झूठा नहीं होगा।
बेईमान नहीं होगा। तो वो उसके अंदर एक ये करेक्टरिस्टिक होगी कि वो ऑनेस्ट होगा। यानी कि जो भी वो डायरेक्ट कर रहा है, तो किसी को भी डायरेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो उसकी ऑनेस्टी है, कि वो सबका भला चाहता है। अब वो ये नहीं है कि सिर्फ अपना काम निकालने के लिए लोगों को लीड कर रहा है, बल्कि वो सबका भला चाहता है। ये उसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। और वो इंटेग्रिटी के लोग उसके साथ उसके पर एतबार भी कर सकते हैं, उसकी रेपो इतनी अच्छी बिल्डअप हो जाती है। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं पैदा हो सकेंगी या क्वालिटीज नहीं हो सकती। तो यानी कि जो लीडर है वो हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा। देन वो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट भी होगा, जॉब रेलिवेंट नॉलेज भी होगा उसके पास। एंड वो एक्स्ट्रोवर्जन होगा, यानी एक्स्ट्रोवर्ट किस्म का होगा, सोशल होगा, इंट्रोवर्ट नहीं होगा लीडर। सोशलाइज करने वाले लोग होते हैं जो एक अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को दूसरे लोगों के सामने। तो ये एक्स्ट्रावर्जन का एक है कि वो एक्स्ट्रोवर्ट होगा। तो ये अब ये 7 ट्रेट्स एसोसिएटेड विद लीडरशिप में ड्राइव है, डिजायर टू लीड है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, जॉब रेलिवेंट नॉलेज एंड एक्स्ट्रावर्जन। ये उनकी सारी सब की डेफिनेशन दी हुई है। ये आप लोग सब खुद ही इसको स्टडी कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर जैसा अभी हमने एक ट्रेड थ्योरी देखी है, जिसके अंदर हम लोग उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रख के एक लीडर को डिफाइन कर रहे हैं कि एक लीडर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब उसके अब है एक और पैरेलल थ्योरी है जिसमें बिहेवियरल थ्योरीज है। बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के अंदर कुछ बिहेवियरल डायमेंशंस हैं, जिसमें आप यूनिवर्सिटी ऑफ लोअर की कुछ स्टडीज हैं, देन ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की कुछ स्टडीज हैं। ये दो स्टडीज आपके सामने हैं। इसके अंदर जो डेमोक्रेट बिहेवियरल डायमेंशंस को वो कहता है कि डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है एक लीडरशिप का, एक होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, और एक होता है लेसन्स स्टाइल। तो अब ये तीनों स्टाइल्स क्या होते हैं लीडरशिप के? वो कहते हैं कि जिनके पास ये स्टाइल होता है वो असल में लीडर होते हैं। ये समझ। अब डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या है? इन्वॉल्विंग सबऑर्डिनेट डेलीगेटिंग अथॉरिटीज। इन्वॉल्विंग सबऑर्डिनेट्स का मतलब है कि वो लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, सिर्फ बैठे बैठे हुक्म नहीं चलाते, बल्कि लोगों को डायरेक्ट करते हैं। जो लीडर्स होते हैं लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अपने काम के अंदर, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। देन डेलीगेट अथॉरिटी, और उनको अथॉरिटी दे देते हैं कि आप ये काम करें अपनी मर्जी से, यानी कि उनके ऊपर मुसलसल चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, उनके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते, बल्कि उनको डेलीगेट करते हैं, उनके ऊपर एतबार करते हैं अपने वर्कर्स के ऊपर। एंड एनकरेजिंग, और उनको एनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन में। और अब ये सारे की डेलीगेट अथॉरिटी एंड एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, और वो दूसरे लोगों की पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज करते हैं। ये है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब इसके एक अगेंस्ट एक जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है वो भी लीडरशिप, लेकिन ऑटोक्रेटिक स्टाइल को हम लोग डिक्टेटिंग वर्क मेथड्स, सेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग एंड लिमिटिंग पार्टिसिपेशन। अब ये कि डायरेक्टिव स्टाइल है, इसको डायरेक्टिव स्टाइल भी कहते हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी कहते हैं। ये अब क्या करते हैं? डिक्टेट कर देते हैं वर्क को और मेथड्स को, क्या आपने कैसे करना है। और उसके बाद डिक्टेट कर दिया, और उसके बाद आपकी अब आपने दूसरे लोगों को सुनते नहीं हैं कि वो इस चीज को कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है ये असल में डायरेक्टिव स्टाइल है। और लीडर जो है जिससे हुक्म देना जानते हैं, और लोगों की पार्टिसिपेशन को डिस्करेज करते हैं, लोगों को अपने अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहिए। एंड देन देयर इज द लेसस फेयर स्टाइल। ये सेंट्रल डिसीजन मेकिंग जो होती है, यानी कि आपका पूरी 1000 वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, 1000 में एक लीडर है। वो एक लीडर वो कहता है कि अगर आपको ये काम करना है किसी भी किस्म का, तो वो उसके पास जाएगा, अप्रूव होगा, तो फिर वो काम किया जाएगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है जहाँ पर डेलीगेशन नहीं की गई काम की, तो वहाँ पर सिस्टम्स और प्रोसेसेस बहुत स्लो होते हैं। जब स्लो प्रोसेसेस होंगे वो वहाँ पर एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग एक के पास है, सेंट्रल डिसीजन मेकिंग है, एक सेंटर में डिसीजन मेकिंग की जाती है। और उसकी वजह से डिलेज आ जाते हैं, यानी कि अब 1000 लोगों में सपोज 100 लोगों के काम है, 100 मैनेजर्स अपने काम भेजते हैं, वो कहते हैं कि जी अप्रूवल आएगी, ऊपर से अप्रूवल आएगी तो फिर हम लोग उसको ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर से आना है कि ये कि सेंटर के ऊपर डिसीजन मेकिंग है, कि डिसीजन मेकिंग पावर मैनेजर्स के पास नहीं है,
बल्कि उनको एक लीडर से या एक ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर है या ओनर है उससे उसको इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। अब जो लेसिस फेयर स्टाइल है, गिविंग ग्रुप फ्रीडम टू मेक डिसीजंस एंड कंप्लीट वर्क। अब लेसिस फेयर स्टाइल में क्या आपने ग्रुप्स को कहा कि अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी काम करें, ठीक है। अब उनमें से खुद ब खुद चीजें खुद जो लोग हैं वो खुद ब खुद चीजें खुद ही से सीखेंगे और खुद ही से उन चीजों को के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे और अपने काम को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, यानी कि वो मुकम्मल करेंगे। तो इसमें जो डेमोक्रेटिक स्टाइल कंक्लूजन में क्या कह रहा है, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाज मोस्ट इफेक्टिव, उसने कहा जब एक रिसर्च की गई यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा की तरफ से, वो कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाज वो मोस्ट इफेक्टिव ऑल्दो लेटर स्टडीज श्योर मिक्स्ड रिजल्ट्स। जबकि बाद में उन्होंने कहा कि ऑटोक्रेटिक भी ठीक है, लेसिस फेयर भी ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है वो डेमोक्रेटिक ही रहा है। तो इसलिए हम डेमोक्रेटिक, जिसके अंदर हम लोग डेलीगेट करते हैं पावर को और लोगों को पार्टिसिपेट करवाते हैं, दैट हैड बीन मोर पावरफुल देन या मोर इफेक्टिव देन अदर मेथड्स। तो अब जो उनकी ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा की स्टडीज और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की जो स्टडीज हैं, वो कहते हैं कि जो लीडर्स हैं उनकी जो बिहेवियर है, उन उसके अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। अब कंसिडरेशन बीइंग कंसिडरेट ऑफ फॉलोअर्स आइडियाज एंड फीलिंग्स। अब वो कहते हैं कि कंसिडर वो किस चीज़ को करते हैं कि जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो अपने उनके एम्प्लॉयज हैं, अ, उनको अंडर कंसिडरेशन रखते हैं, ठीक है। यानी कि उनको उनकी उनको प्रायोरिटी देते हैं, ह्यूमंस को ह्यूमन समझते हैं, ह्यूमंस को ये समझते हैं कि हाँ कंसिडर करना चाहिए कि वो मशीन्स नहीं है, उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये कंसिडरेशन का मतलब ये है कि वो कंसिडरेट करते हैं कि फॉलोअर्स आइडियाज एंड फीलिंग्स, ये फॉलोअर के आइडिया क्या हैं और फीलिंग्स क्या हैं। देन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के अंदर कंसिडरेशन के बाद है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरिंग वर्क एंड वर्क रिलेशनशिप टू मीट जॉब। अब इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में अब वो कहते हैं कि जो लीडर्स हैं उनका उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है कि वो वर्क को किसी भी काम को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यानी कि जैसे अभी आपको उनके पास एक काम आया, उसके अंदर आपने बुक की असाइनमेंट करनी है, अब वो स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आपने स्ट्रक्चरिंग तो आपके पास है ना, आपने खुद से उसको स्ट्रक्चर करना है, उसको पूरा प्लान करना है और मुकम्मल फिर उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, हर एक को डायरेक्ट करना है कि तुमने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। और फिर और वर्क रिलेशनशिप्स टू मीट जॉब गोल्स। अब वो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में ये बात करते हैं कि वो स्ट्रक्चरिंग वर्क एंड वर्क रिलेशनशिप को देखते हैं। तो वो उनके ये उनकी बिहेवियर होता है। और हाई हाई लीडर्स होते हैं इनके के जो हाई इन कंसिडरेशन एंड हाई इन इनिशिएटिव स्ट्रक्चर, यानी कि दोनों उनके पास हाई होंगी, अचीव हाई सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन बट नॉट इन ऑल सिचुएशन। तो ये दोनों की स्टडीज जो थी दोनों यूनिवर्सिटीज की, एक बिहेवियरल थेरीज को कहते हैं इसको, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक लेसिस फेयर और कंस्टिट्यूशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इसकी स्टडीज हैं, इसके अंदर एम्प्लॉय ओरिएंटेड होते हैं जो लीडर्स होते हैं और या प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अब इफेक्टिव इसमें एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। एम्प्लॉय ओरिएंटेड वही थे जो एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हैं और लोगों के साथ उनकी फीलिंग्स और उनकी जितनी भी इमोशंस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनते भी हैं और उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं और एक अच्छे रिलेशनशिप को फोकस करते हैं और उनकी नीड्स को टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज नीड्स, उनकी नीड्स को फुलफिल करने की भी कोशिश करते हैं। तो वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। देन प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, जिनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, यानी कि एम्फेसाइज टेक्निकल और टास्क एस्पेक्ट्स। अब प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, एम्फेसाइज टेक्निकल और टास्क एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब। उनको रिलेशनशिप से मतलब नहीं है, बल्कि वो सिर्फ काम को कंप्लीट करते हैं, यानी कि काम के ऊपर उनके होता है फोकस। तो ये है कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। एंड देन
इसके अंदर एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स वर एसोसिएटेड विद हाई ग्रुप प्रोडक्टिविटी एंड हाई जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जहाँ पर जो लीडर्स एम्प्लॉय ओरिएंटेड होते हैं, तो उनकी जो सेटिस्फेक्शन है फ्रॉम द फॉलोअर्स वो ज़्यादा है। एंड देन मैनेजरियल ग्रिड के ऊपर कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ये भी दोनों वही चीज़ें हैं कि जो कंसर्न फॉर पीपल रखते हैं और कंसर्न फॉर जो प्रोडक्शन रखते हैं, और वो और ये नहीं, ये उसको उन्होंने स्केल के ऊपर मेजर कर लिया। तो लीडर्स परफॉर्मेंस जैसे कंक्लूजन में जो बता रहा है, लीडर्स परफॉर्म बेस्ट विद 9.9 स्टाइल, हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, हाई कंसर्न फॉर पीपल। ठीक है, ये दोनों जिसके अंदर प्रोडक्शन के लिए उन्होंने ज़रा काम भी लेना है, तो काम भी अच्छे तरीके से ले सकते हैं, और लोगों के साथ भी अच्छे हैं और लोगों से रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो वहाँ पर लीडरशिप बहुत अच्छी अ, होती है, या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़े खुश होते हैं अपने अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाने में। तो अब जो अर्ली थियरीज थी, यानी कि बिहेवियरल थ्योरी जो हमने पढ़ी है अभी, जिसके अंदर यही चीज़ें हैं, ऑटोक्रेटिक, डोमोक्रेटिक, लेसिस फेयर, और रिसर्च फाइंडिंग्स, और जो ये सारा हम लोगों ने टेबल में डिस्कस किया है बिहेवियरल थ्योरीज में। और ये स्टेट और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ है, ये सारी बिहेवियरल स्टडीज़ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है अलग से करके। और मैनेजेरियल ग्रिड है, इसमें भी कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, या मैनेजरियल स्टाइल, ये मैनेजरियल ग्रुप है। अच्छा, अब हम लोग कंटीजेंसी थेरीज की तरफ आ जाते हैं। कंटीजेंसी थेरीज के सिचुएशन में, अब कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को सबसे ज़्यादा सब लोगों के सामने शो नहीं करते, बल्कि जब एक सिचुएशन आती है या अपनी उस सिचुएशन के अंदर वो एकदम से हाईलाइट हो जाते हैं। अब सपोज उनके ऊपर, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्राइसिस आए, तो उन क्राइसिस की वजह से वजह ये हुई कि बहुत सारे मैनेजर्स या एम्प्लॉयज ने उनको छोड़ के जाना शुरू किया। एक उसमें से ऐसे थे जो पहले लीडरशिप पोजीशन पे नहीं थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी आई कि उन्होंने उन्होंने सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन को, और उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीख किया कि मैं मेरी ओपिनियन से या मेरी रिकमेंडेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस से निकल सकती है। वो आगे आए और आगे आके उन्होंने अपनी अपनी जो थी वॉलंटरी सर्विसेज देना शुरू कर दी। तो ये फाइडलर मॉडल है। अब ये प्रोपोजेस क्या करता है, दैट इफेक्टिव ग्रुप परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर मैच between the leader's style of interacting with followers and the degree to which situation allows a leader to control and influence। अब वो सिचुएशन किस तरह से अलाउ करती है कि अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि वो बीच में से उठा और उसने आके कहा कि मैं किसी तरह से इफेक्टिव हो सकता हूँ, मैं अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ। तो यहाँ पर सिचुएशन बड़ा मैटर करती है कि आप किसी किसी एक सिचुएशन में आप एकदम से हाईलाइट हो जाते हो कि आपने उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, उसको उस काम को, और अपना पूरा इनपुट देने की कोशिश की, तो आप एकदम से फिर हाईलाइट हो गए। मतलब कि आप पहले उस लीडरशिप पोजीशन पे नहीं थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एज ए लीडर कंसिडर कर लिया बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड योर बिहेवियर टूवर्ड्स दैट सिचुएशन। तो ये है कि फाइल्डर मॉडल है। देन अजम्पशन उसकी ये है कि सर्टेन लीडरशिप स्टाइल शुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन। अब ये सिचुएशन जो मॉडल है, ये कॉन्टिजेंसी मॉडल है, वो ये कहता है कि हर तरह का जो स्टाइल है वो हर जगह पर फिट नहीं होता। सपोज अब जैसा हमने डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेसिस फेयर पढ़े हैं, वो कहता है कि ये हर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, या लोगों की ग्रूमिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, या सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे सिर्फ आपको पार्टिसिपेट नहीं कर पार्टिसिपेशन या जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन जो हम कह रहे हैं कि वो अच्छा है, लेकिन सिचुएशन हो सकता है पार्टिसिपेटिव ना हो, वहाँ पे आपकी डेमोक्रेटिक सिचुएशन हो और आपको आपको कि सिर्फ आपके ऊपर ही काम है, आप ही ने कोई ना कोई डिसीजन लेना है फाइनल। तो वो सारे डिपेंड आप लोगों के ऊपर ही कर रहे हैं। तो ये उसकी हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम लोग फाइल्डर मॉडल में कह रहे हैं। इसके बाद सर्टन लीडरशिप जो है, अब ये लीडरशिप स्टाइल शुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन, और उसके बाद लीडर्स डू नॉट रेडिली चेंज लीडरशिप स्टाइल। अब मैचिंग द लीडर टू द सिचुएशन और चेंजिंग सिचुएशन टू मेक इट फेवरेबल टू द लीडर इज रिक्वायर्ड।
अब ये सिचुएशन और उसका जो स्टाइल है ऑफ लीडरशिप इन दोनों को मैच होना चाहिए, ये उसमें ये फाइलर मॉडल उसको बात कर रहा है। अब लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर questionnaire and determines leadership style by measuring response to 18 pairs of contrasting adjectives, हाई स्कोर लो स्कोर भी इनके ये एक वो एक रिसर्च की बात कर रहा है और उसमें ये वाली रहने दीजिएगा आप। इसमें मतलब ये उसमें वो इवेल्युएट ही कर रहा है इन चीज़ों को। अच्छा, हार्से एंड ब्लैकर सिचुएशनल लीडरशिप, इसमें जो वो बात करता है, ये भी कॉन्टिजेंसी थियरी सिचुएशन बेस्ड थियरी है ये भी। वो ये कहता है कि आर्ग्यूज दैट सक्सेसफुल लीडरशिप इज अचीव्ड बाय सिलेक्टिंग द राइट लीडरशिप स्टाइल। जब आपका राइट लीडरशिप स्टाइल होगा तो वही सक्सेसफुल लीडरशिप होगी। यानी कि अगर आपको जहाँ पर रिक्वायर्ड है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, तो वहाँ पर उसका लीडर का भी ऑटोक्रेटिक स्टाइल होगा, वहां पर वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जैसे शहबाज शरीफ रहे हैं, अब उनका रहा है ऑटोक्रेटिक स्टाइल रहा है। अब हमारी पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में जहाँ पर लोग इतनी काम करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर सख्त किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन होना बड़ी ज़रूरी है। दूसरे आके लीडर्स जो कि डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं, लोगों को अपना पार्टिसिपेट है, वो फेल हो जाते हैं अक्सर। लेकिन शहबाज शरीफ जिस तरह से पंजाब के रहे, उन्होंने पंजाब को बड़ा अच्छा ग्राउंड कर दिया। तो उनका एक खास तरह का लीडरशिप स्टाइल रहा, और वो सख्त किस्म के स्टाइल को यानी ऑटोक्रेटिक स्टाइल को वो एक्सेप्ट करते हैं। अब ऑटोक्रेटिक जो है वो अब इस सिचुएशन में, यानी पंजाब की सिचुएशन में या पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में, जहाँ पर लोग इतने विलिंग नहीं होते काम करने के लिए, खुद से नहीं आगे होते, या सिर्फ काम से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर उनका स्टाइल बड़ा कामयाब रहा। तो ये वो यही कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो कॉन्टिजेंसी थियरीज हैं सिचुएशन बेस्ड थियरी है। अब सिचुएशन हमारी डिफरेंट है ना यहाँ पे लोग और तरह के हैं, लोगों की ग्रूमिंग और तरह की है, लोग काम करना पसंद करते नहीं है और कम काम करना पसंद करते हैं, और ये एक्सेप्टेंस और रेडीनेस। अब ये कहता है कि सक्सेसफुल लीडरशिप इज अचीव्ड बाय सिलेक्टिंग द राइट लीडरशिप स्टाइल विच इज कॉन्टेजेंट ऑन द लेवल ऑफ फॉलोअर्स रेडीनेस। ठीक है, अब वो जरूरी है कि फॉलोअर्स रेडीनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ज़ाहिर है कि अगर उनके ऊपर डंडा दिया जाएगा या उनके ऊपर सख्त किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन बैठाई जाएगी, तभी वो लोग काम कर सकेंगे। तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल, वहाँ पे वो कह रहे हैं उस सिचुएशन में अगर फिजिबल होगा प्लस लीडर का ऐसा स्टाइल होगा कि वो ऑटोक्रेटिक होगा, तो वो वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब सक्सेसफुल रही थे। then acceptance and leadership effectiveness depends on whether followers accept or reject a leader। और जाहिर है कि अगर यहाँ के लोगों को एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल ही सूट करता है, तो वो एक्सेप्टेंस भी उसी तरह से है। यानी कि लोगों के ऊपर उनको सख्ती की जाती है, तो वो आपकी बात ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनते भी हैं और मानते भी हैं। देन रेडीनेस है द एक्सटेंट टू विच फॉलोअर्स हैव द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। अब रेडीनेस के अंदर वो कह रहे हैं कि फॉलोअर्स की भी ज़ाहिर है एबिलिटी होनी चाहिए, प्लस उनकी विलिंगनेस होनी चाहिए कोई भी काम को मुकम्मल करने के लिए। And leader must relinquish control over the contact with followers as they become more competent। अच्छा जी, अब इसी की जो है वो टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेशन एंड डेलीगेटिंग है। और इसके अंदर वही चीज़ें हैं कि हाई टास्क लो रिलेशनशिप, यानी कि काम की तरफ तवज्जो देना या रिलेशनशिप के ऊपर ना करना, तो वो टेलिंग के ज़ुमरे में आता है। देन सेलिंग में हाई टास्क यानी रिलेशनशिप और हाई रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे सेलिंग आता है। ये इसके स्टाइल्स हैं। यहाँ से यहाँ से ए, आपकी बुक में बना हुआ है मॉडल, उधर से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें समझ आ जाएगी। तो ये मॉडल है, बस आपने इसको स्टडी कर लेना है इसको ना। हम्म, अच्छा, अब ये हम लोग एक और पढ़ लेते हैं। इसमें लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल है। ये लीडर जो है वो पार्टिसिपेट करवाता है बिहेवियर। अब पॉइंट दैट लीडर बिहेवियर मस्ट बी adjusted to reflect the task structure, whether it is routine, non-routine, or in between, or based on a sequential set of rules, contingencies for determining the form and amount of followers participation in decision making is a given situation। अब ये सारी सिचुएशन बेस्ड हैं,
ये आप लोगों ने इसको खुद ही से थोड़ा सा स्टडी कर लेना। अब पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है वो डिसीजन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट हो और आपका स्टाइल भी लीडर का मैच कर रहा हो तो वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कमिटमेंट है, लीडर एक्सपर्टीज है, लाइवलीहुड ऑफ कमिटमेंट है, ग्रुप सपोर्ट है, ग्रुप एक्सपर्टीज है, टीम कॉम्पिटेंसी है। ये सारी असल में ये आप छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इनको आप इन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा सिर्फ, बाकी विरोम का इतना है नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। और पांच गोल मॉडल ये भी इम्पोर्टेंट है। अ, यहाँ से इधर से अगर आप देख लेना पांच गोल थ्योरी को, जिसमें एक लीडर बिहेवियर है और उसका एक आउटकम है। लीडर बिहेवियर में डायरेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डायरेक्टिव हो सकता है, ऑटोक्रेटिक हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है, पार्टिसिपेटिव हो सकता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड हो सकता है। और उसकी आउटकम होगी परफॉर्मेंस या सेटिस्फेक्शन। तो जो इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, ये जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रही हैं, उसके अंदर इन्वायरमेंटल कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स हैं और सबऑर्डिनेट कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स हैं। अब इन्वायरमेंटल कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स में आपकी टास्क स्ट्रक्चर के काम किस तरह का है, आपकी इन्वायरमेंट किस तरह की है, लोग किस तरह के हैं, वर्क ग्रुप किस तरह के हैं, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम किस किस्म के है, कितना ऑथोराइज करते हैं लोगों को किसी भी जगह के ऊपर। और सबऑर्डिनेट कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स में लोकस ऑफ कंट्रोल, कि आपके पास कितनी पावर है, कंट्रोल कितना आपके पास है, देन एक्सपीरियंस ऑफ द लीडर, एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉइज, और आप उनको जब डेलीगेट करना चाहते हैं आप उनको उसको भी अंडर कंसिडरेशन रखते हैं। देन परसीव्ड एबिलिटी, उनकी एबिलिटी कितनी है, ये सब अपना मीडिएटिंग रोल प्ले करते हैं इन दी पाथ गोल थ्योरी, कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या सेटिस्फाई कर सकेगी लीडरशिप या नहीं कर सकेगी। ये पाथ गोल थ्योरी है। और कंटेम्प्रेरी व्यूज में ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, दो तरह के हैं कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर मैं पूछती होती हूँ पेपर में भी। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में leaders who guide or motivate their followers in the direction of established goals by clarifying roles and task requirement, क्लैरिफाइंग रोल और टास्क इन्वायरमेंट, यानी कि जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है उसके अंदर सिर्फ ट्रांजैक्शन की जाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। आपने एम्प्लॉयज़ को काम कहा और उन्होंने वो काम कर दिया और दैट्स इट, काम खत्म हो गया। ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है जिसमें आपका सिर्फ आप उसको काम दे रहे हैं और वो काम के लिए आप मनी भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं और उनसे काम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शनल है, उन्होंने आपका काम किया और आपने उनको पे कर दिया। एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। अब ये जरा सी डिफरेंट है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक बहुत ही हाई लेवल की लीडरशिप में कंसिडर की जाती है। इसके अंदर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों के अंदर करिश्मा होता है। करिश्मा इस तरह का होता है कि वो आप लोगों के माइंड्स को उनको चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के कमरे में आता है। सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वो आखिरी नबी के तौर पर इस दुनिया में आए। उन्होंने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यानी कि वो थे काफर सब, तो उनको वहां से एक मुस्लिम बनाया। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की एग्जांपल है। इन्होंने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म मतलब कि उनका मुकम्मल तौर पर ही अकीदा ही बदल देना और लोगों को अपना बना लेना या किसी भी तरह से। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो अल्लाह ताला की तरफ से थे ना वो, और उनके पास एक खास तरह की वही आती थी और यानी कि स्पेशल थे वो दूसरे ह्यूमन से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये कोई भी नबी जो है वो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की तरफ से हैं और वो स्पेशल होते हैं, जो आम लोगों से डिफरेंट होते हैं। अब उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होना ज़रूरी है ट्रांसफॉर्म करने की, और उनके पास होती भी थी जितने भी अम्बिया इकराम आए, लेकिन कुछ में नहीं भी होती थी। और जिसकी वजह से वो उनकी जो कौम थी या वो बात उनकी नहीं मानती थी। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, उनकी जो कौम थी उनकी बात नहीं मानती थी। ठीक है, उनके पास थी अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास दी हुई थी हर तरह की, लेकिन लोग उनको नहीं मानते थे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो असल में लीडर्स को इंस्पायर फॉलोअर्स टू ट्रांसेंड देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लेरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट। अब आपका अब जिस तरह से ये वाले जो लीडर्स थे, जो अम्बिया इकराम थे, उन्होंने असल में सब लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, एक 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 लहजा से उनको बिल्कुल ही बदल दिया और उनकी उनको क्लियर कर दिया। अब जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उसका भी यही रोल है कि वो मुकम्मल तौर पर लोगों को चेंज कर देता है, उनको
उनके व्यूज चेंज कर देता है टूवर्ड्स देयर लाइफ एंड टूवर्ड्स देयर वर्क। तो वो मुकम्मल तौर पर जब उसके अंदर चेंज ले आता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट थियरीज हैं। लीडर्स हु है आल्सो है आर केपेबल ऑफ हैविंग ए प्रोफाउंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट ऑन देयर फॉलोअर्स। और उनके ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट है या असरअंदाज कर सकते हैं फॉलोअर्स के ऊपर। तो ये इसके अंदर चीज़ें हैं। कंटेम्प्रेरी व्यूज में क्रिज्मेटिक लीडरशिप है। क्रिज्मेटिक जो लीडर्स हैं उसकी वो विजन होता है उनके पास, प्रॉब्लम को उनको नजर आती है, उसका वो सोल्यूशन तलाश करना चाहते हैं। क्रिज्मेटिक लीडर्स जो होते हैं आर एबल टू आर्टिकुलेट द विजन, विजन बना सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को कन्वे कर सकते हैं। आर विलिंग टू टेक रिस्क टू अचीव द विजन, और उस विजन को अचीव करने के लिए रिस्क भी लेते हैं। आर सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट एंड फॉलोअर्स नीड, और वो इन्वायरमेंट को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और उसको सेंसिटिव होते हैं और उसको लीड करते हैं मुकम्मल तौर एग्जिबिट बिहेवियर दैट आर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। और ऐसे बिहेवियर्स को सामने लेके आते हैं जो कि ऑर्डिनरी नहीं होते। देन विजनरी लीडरशिप में विजनरी लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एक्सप्लेन द विजन टू अदर्स, एक्सप्रेस द विजन नॉट जस्ट वर्बली बट थ्रू बिहेवियर, और स्टैंड टू अप्लाई द विजन टू डिफरेंट लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी जो विजनरी लीडर्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे करना जानते हैं। जिनकी उनका विजन होता है, विजन और मिशन का हम लोग काफ़ी हद तक तो कर चुके हैं कवर, आप उसको भी देख लीजिएगा। एंड टीम लीडरशिप में है पेशेंस, ज़ाहिर है जब हम दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं तो हमें अपना सब्र रखना चाहिए। एंड टीम लीडर्स जॉब, बाकी ये कंटेम्प्रेरी व्यूज़ हैं। या टीम लीडर्स बहुत कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर होता है, वो कोच अच्छा करता है, लाइजन विद एक्सटर्नल कॉन्टीजेंसीज एंड ट्रबल शूटर होता है और प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। और ये 5 तरह की पावर्स हैं। लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके अंदर लेजिटिमेट पावर कि उसको बाय लॉ या पावर एक लीडर के पास जो उसको अथॉरिटी देती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि लीगल अथॉरिटी है, उसको हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं। तो पावर ए लीडर हैज़ एज अ रिजल्ट ऑफ हिज और हर पोजीशन, उसकी पोजीशन जो भी होगी कि वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसकी वजह से उसके पास एक खास तरह की पावर है, उसको हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर। एंड देन कोर्सिव पावर है द पावर ए लीडर हैज टू पनिश और कंट्रोल, लोगों को पनिश कर सकता है या उनको सजा दे सकता है, उनके बारे में जजमेंट्स पास कर सकता है। वो कोर्सिव पावर है उसकी, एक लीडर की। एंड देन रिवॉर्ड पावर है ऐसे पावर जिसकी वजह से लोगों को रिवॉर्ड कर सकता है, उनको इनाम दे सकता है या उनको उनसे इनाम नहीं दे सकता, उनको डिस्करेज कर सकता है। तो ये रिवॉर्ड पावर है। वो लीडरशिप के 21st सेंचुरी के अंदर वो ये कहता है कि 5 तरह की पावर्स हर एक के पास होंगी, तो वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। देन एक्सपर्ट पावर के वो एक्सपर्ट होता है अपने काम में, जो काम को जानता है, लोगों को डायरेक्ट कर सकता है, लोगों को बता सकता है, लोगों के साथ अपना नॉलेज को शेयर कर सकता है, तो उसके अंदर एक्सपर्ट पावर है। एंड देन रेफरेंस पावर है कि उसके रेफरेंसेस हैं उसके पास बहुत सारे, और रेफर कर सकता है, यानी कि उसको वो ऐसे लोगों को जानता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसे लोगों को जानता है कि वो जो इनकी वजह से वो प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसकी रेफरेंट पावर है। तो ये सारी पावर्स हैं। बाकी ये चीज़ें आगे आप काफ़ी हद तक एथिकल क्या है, मॉरल लीडरशिप क्या चीज़ें हैं, ये आप लोग खुद ही थोड़ी सी स्टडी कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया।